जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने दूसरे सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरा सेशन जो रहेगा आपको जीके और स्टैटिक जीके से रहता है। तो आप लोग का एग्जाम अभी देख रहे होंगे कि अभी एसएससी जीडी का भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था और फिर से जीडी का वैकेंसी जो है कि अगस्त सितंबर में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे छात्र जिनका कि कुछ नंबर से छूट जा रहा है या वैसे छात्र जिनको लग रहा है कि नहीं हमको वर्दी ही चाहिए और जो है कि कम मेहनत में चाहिए, तो आप लोग जो है कि आराम से एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं, आराम से सफलता पा सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो हम कल एक क्वेश्चन पूछे थे। कल का क्वेश्चन था कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, यानी विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फसल होते हैं, उनको उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति आई थी एमएस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में। आपका जो है कि 1866-67 में, जिनका संबंध कृषि से था और सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर देखने के लिए मिला था। और भारत के अंदर में हरित क्रांति का जो आपका जो उत्पन्न हुआ था जिस जगह से, या फिर उसका जो हम बोल सकते हैं जन्म स्थान बोल सकते हैं, वह पंतनगर कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था? पंतनगर कॉलेज था। तो चलिए आज का जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट का हम अवार्ड दे रहे हैं, सबसे बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड में से आज का अवार्ड ऋषिका कुमारी के नाम जा रही है। और ऋषिका कुमारी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोग भी जाके कमेंट को देख सकते हैं, जो है कि आप लोग भी इस तरह से जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे हम क्वेश्चन कल पूछे थे हरित क्रांति, तो आप जहां से भी डाटा स्टोरेज करके आप हरित क्रांति के बारे में अगर आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अपने आप में उस टॉपिक का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग आराम से धीरे धीरे अपने तैयारी को इंप्रूव करके एक दिन सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से यूजर पीओ करके लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर है हार्दिक ब्लॉग, जो है कि लिखते हैं भैया बहुत अच्छा क्लास लगा, इसी तरह अच्छा से पढ़ाते जाइए। तो हम तो पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाएंगे भी, बस आपका होली या पर्व आ जाता है तो हमको घर भी जाना पड़ जाता है ड्यूटी पर से, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जो कि आपका नियमित ढंग से हम करते हैं, जब भी यहाँ पर रहते हैं नियमित ढंग से। आपको लगभग 3 महीना उधर हम किए थे, तो 3 महीना में आपको एक दिन भी हम एब्सेंट नहीं किए थे। लेकिन होली के पर्व पे हमको भी अपना घर जाना पड़ता है और हमें भी जो है कि आप लोगों के तरह मेहनत करना पड़ रहा है अभी। तो आप लोग जो है कि इसी तरह सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अगला फिर सवाल का जवाब दिए है आपके यूजर एक्सी करके, सही है। फिर है फोकस टारगेट, फिर है हार्दिक ब्लॉग, उसके बाद फिर है राजन जी। राजन जी आपका भी बहुत मस्त आंसर है, आप भी बहुत मस्त लिखे हैं। उसके बाद फिर है दीपक राज, जो है कि फिर है बहादुर कुमार, बिल्कुल सही है। फिर है मनीष जी, फिर है शिव चंद कुमार, आपका भी बिल्कुल जो है कि सही कमेंट है। पीडीएफ में दीजिए, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। फिर है उसके बाद यूजर आरके, फिर है लोमेश राय। लोमेश राय आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है आपका जो है कि राजन यूजर एक्सन, जो है कि बिल्कुल सही है। तो चलिए विभिन्न प्रकार के छात्र ने इसका सही आंसर देने का कोशिश की है। तो आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग इंप्रूव कीजिए और आपका तैयारी में जो है कि इंप्रूव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। किससे है? झींगा से है। और आप लोग को बता दे कि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा के साथ साथ प्याज से भी है। किससे है? प्याज से। क्योंकि झींगा मछली जब आप बनाइएगा तो क्या बिना प्याज का तो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए झींगा के साथ साथ प्याज। यानी कि देखिएगा, अगर प्याज अगर पूछ देंगे सीधा क्वेश्चन कि प्याज से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो आपका माइंड थोड़ा सा जो है कि डाउट में आ सकता है अगर डायरेक्ट पूछ देंगे तो। इसीलिए आपको जो है कि प्याज को झींगा के साथ लेके चलना है, और झींगा जब आ जाएगा तो अपने आप गुलाबी क्रांति आप लोग मार सकते हैं। समझ में आ गया? और लाल क्रांति जो होता है वह मांस और टमाटर से, मांस और टमाटर से लाल क्रांति, क्योंकि मांस देखने में लाल होता है और टमाटर देखने में भी लाल होता है। और आप लोग को पता है, अगर पूछेगा कि अंडा से संबंधित कौन सी क्रांति कार्य करती है, तो अंडा से संबंधित रजत क्रांति।
गोल करंती आलू से है, गोल करंती आलू से है, और रजत करंती जो है वह आपका अंडा उत्पादन से है, और अंडा का जो ऊपर वाला भाग बना हुआ होता है वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और अंडा का जो ऊपर वाला भाग कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद अंडा के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उजला वाला भाग जिसको हम लोग खाते हैं, उसी में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा रहती है, याद रखिएगा, उसी में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा। और आप लोग को बता दे कि अंडा उत्पादन में आपका जो है कि भारत देश जो है कि सबसे अग्रणी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने से, नदियों को जोड़ने से अमृत क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लाल क्रांति, टमाटर और मांस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इंद्रधनुषी क्रांति, तो इंद्रधनुषी क्रांति है सभी प्रकार के फसल से, सभी प्रकार के फसल से, सभी प्रकार के फसल से संबंधित जो है वह इंद्रधनुषी क्रांति है। आप लोग को लॉजिक बता दे, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, और याद रखिएगा कि उसी प्रकार सभी मिला जुला फसल से संबंधित इंद्रधनुषी क्रांति है। कौन क्रांति? और अमृत क्रांति जो है वह नदी जोड़ो अभियान से। किससे है? नदी जोड़ो अभियान। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उष्ण और शुष्क होनी चाहिए, उष्ण और शुष्क। और आप लोग को बता दे कि भारत में सबसे अधिक जो मूंगफली का उत्पादन किया जाता है वह गुजरात करती है। कौन करती है? सबसे अधिक मूंगफली। और मूंगफली जो होता है वह आपका ट्रेन पे जो बोलता है टाइम पास करके, वही मूंगफली है। और मूंगफली का सबसे उत्पादन गुजरात करती है, और मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक रहती है। और याद रखिएगा इसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य करती है। और आप लोग को पता है कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और आप लोग को बता दे यहीं पर मूंगफली आप लोग देखिएगा, और आप लोग हमारे चैनल पे आके कुछ अपना समय दे रहे हैं, अर्थात टाइम को पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब समझिए कि आप किस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपको क्वेश्चन हम दिमाग में फिट करवा देंगे हमेशा के लिए, भूलिएगा नहीं। लेकिन ऐसे अगर याद कीजिएगा, आप बोल के निकल जाएंगे तो लंबा दिन नहीं टिक पाइएगा। तो आप लोग को बता दे, आप फिलहाल जो देख रहे हैं इस चैनल पे जिसका नाम है कौशल जीके जीएस, है कि नहीं? यानी कौशल नाम है मेरा। तो इसका मतलब है कि आप मस्ती से मोबाइल चला देते होंगे या लैपटॉप चला देते होंगे, आप वीडियो को देखते होंगे, और इधर आप जो है कि मूंगफली भी फोड़ फोड़ के खा रहे होंगे। इसका मतलब है मूंगफली खाते हुए आप कौशल जीके जीएस का चैनल देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, कौशल नाम का एक प्रजाति है आपका किस फसल का? तो मूंगफली का। किसका है? मूंगफली। यानी मूंगफली का एक उत्तम किस्म है कौशल। क्या नाम है? कौशल। और याद रखिएगा कि इसका सबसे उत्पादन गुजरात कर रही है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन रहती है। क्या रहती है? और प्रोटीन का खोज बर्जिलियस ने, उत्प्रेरक का खोज भी बर्जिलियस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ओस और बोरो। ओस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान का। किसका है? धान का। ओस और बोरो। और हकीकत आप लोग को याद करवा देते हैं कि जो बच्चे, मान लीजिए हम लोग बिहार यूपी से संबंध रखते हैं, तो बिहार यूपी के कोई ऐसे छात्र या जो भी आपके एमपी के भी हो सकते हैं, या झारखंड के हो सकते हैं, या उड़ीसा हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कृषि सबसे अधिक होती है, वहां पर आदमी खेत में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो धान को हम लोग जो है कि बोते जो है, तो डायरेक्ट हम जो है कि धान को पानी में बो के उसको छोड़ने देते हैं। उसको 1 महीना 1.5 महीना या फिर 20-25 दिन के बाद, 21 दिन से होता है टारगेट, तो 21 दिन के बाद जो है कि इतना बड़ा बड़ा हो जाता है धान का जो है कि बीज। और धान का बीज इतना बड़ा होने के बाद फिर हम उसको जो है कि उखाड़ के जो है कि दूसरे खेत में जाके उसको रोपते हैं, और उसके बाद जो है कि उसको धान बड़ा होता है उस खेत में, तब काटते हैं, तब तैयारी करते हैं। तो याद रखिएगा कि वो जो बुनते हैं हम लोग पहले, जो बिचड़ा हम लोग कहते हैं उसको, बीज जो पहले बुनते हैं एक जगह, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह रोपते हैं, तो वो जो बीज जो होता है उसको हम लोग बिचड़ा कहते हैं, या फिर उसको हम लोग बिहन भी बोल देते हैं गांव के भाषा में।
तो वो जो होता है वो दो प्रकार के से रोपा जाता है। एक आपका पानी में रोपा जाता है, यानी कि पानी मान लीजिए खेत को सींच दिए, पटा दिए, उसके बाद उसमें बो दिए, तो वो हो गया अलग तरह का प्रजाति, मतलब धान का। और एक सूखा में ही बो दिए, जैसे सूखा में बो के आराम से उसको मिला दिए, तो वो हो गया अलग। उसको हम लोग गांव के भाषा में कहते हैं ओस और बोरो कहते हैं, ओस और बोरो कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। जो हकीकत बिहार से संबंध रखते होंगे ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्या हम बोल रहे हैं। तो ओस और बोरो, बोरो जो होता है वह पानी में बोया जाता है और ओस जो होता है वह सूखा में बोया जाता है। तो याद रखिएगा ओस और बोरो जो है दोनों धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की। और भारत की सबसे मुख्य खाद्य फसल भी कौन है? धान है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे अधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल कौन करती है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन राज्य वर्तमान में कौन है? महाराष्ट्र। वर्तमान में कौन है? महाराष्ट्र। लेकिन ऐसे सोया हुआ प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश को इसलिए बोलते थे क्योंकि भारत के अंदर में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर भी वर्तमान में महाराष्ट्र सोयाबीन का उत्पादन कर रहा है। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी है। भारत के अंदर में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी है। यह इंदौर में है। कहाँ में है? क्योंकि जहां पर जिस चीज का अधिक उत्पादन होता है वहां पर ही उसे अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर बना देता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर के अंदर में आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है। और याद रखिएगा कि इंदौर को हम लोग लघु मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इंदौर जो शहर है उसको लघु मुंबई के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और इंदौर के अंदर में होलकर स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? होलकर स्टेडियम के साथ साथ होलकर हवाई अड्डा दोनों जो है वह इंदौर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और कानपुर जो है वह गंगा नदी के तट पर है। और कानपुर जो है वह आपके जूते के उत्पादन के लिए अर्थात चमड़े के फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा कि चमड़ा के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो कानपुर है। लेकिन चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, लेकिन चमड़ा के लिए प्रसिद्ध शहर है कानपुर। क्योंकि कानपुर से चमड़ा फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार के सब फैक्ट्री को मिला जुला के 2-4-10 साल पहले जो है कि गंगा नदी में लगभग डेली का 70 लाख टन कचरा सिर्फ जो है कि गंगा नदी में स्राव होता था आपका जो है कि चमड़ा के फैक्ट्री से। तो समझ सकते हैं कि गंगा कितना प्रदूषित होते हुए भी हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नहीं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय का बात कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोले तो वो कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला में है। क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी पूरे विश्व में, तो हरित क्रांति के संदर्भ में जब आपका चावल का जब बनाया जा रहा था उन्नत किस्म यानी अच्छा वाला किस्म यानी उसका बीज, तो वही फिलीपींस मनीला में बनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति के समय जो है कि आपका चावल की सबसे अच्छी वाली किस्म किस देश ने तैयार किया था? तो फिलीपींस ने। फिलीपींस मनीला में, सॉरी मनीला फिलीपींस में है, जहां पर कि एडीबी का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशियाई विकास बैंक कहते हैं उसको, उसका मुख्यालय मनीला में है, जिसका स्थापना 1966 में हुआ था। और उसके वर्तमान में अध्यक्ष मासुस्को अस्कावा है। मासुस्को अस्कावा है और उसमें वर्तमान में सदस्य देश 68 है। कितना है? 68 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। स्थापना 1982 में हुआ है और छठी पंचवर्ष योजना में हुआ है और 12 जुलाई के दिन हुआ है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता है। और नाबार्ड में कुल 6 अक्षर होता है, इसीलिए नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्ष योजना में हुआ है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नाबार्ड का स्थापना शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर। किस समिति पर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस
फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जितना भी दलहनी फसल है, चाहे आप जो है कि मटर ले लीजिए या चना ले लीजिए या फिर आप जो है कि मसूर ले लीजिए या अरहर ले लीजिए, तो ये सब दलहनी पौधे हैं और दलहनी पौधों में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। अर्थात पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अब नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। और दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और दलहन का जब बात आया तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दलहनी फसलों हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट। कौन सा तत्व? कोबाल्ट। देखिएगा, दलहन फसल में सबसे अधिक नाइट्रोजन को खींचने की क्षमता है, लेकिन सबसे अधिक बोलेगा कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट का। किसका आवश्यकता? और विटामिन बी12 में भी कौन सा तत्व? कोबाल्ट। विटामिन बी12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन बी12 का रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में कुल रेशम उत्पादन का 3/4 हिस्सा अकेले कौन से राज्य उत्पादित करती है? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य? भारत के अंदर में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करती है और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश करती है। कौन करती है? आंध्र प्रदेश करती है। और कर्नाटक के अंदर में आप लोग मैसूर का नाम सुने होंगे। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। आप लोग जो है कि टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान मैसूर का ही शासक था। और मैसूर, और जानते हैं कर्नाटक का पहले नाम मैसूर ही हुआ करता था। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर हुआ करता था। याद रखिएगा कि मैसूर जो हुआ वह कर्नाटक का पहले नाम हुआ करता था, जहां पर टीपू सुल्तान वगैरह या हैदर अली वगैरह शासन किए थे। और आप लोग को बता दे कि लगभग 3/4 अर्थात 75%, 3/4 का मतलब 75%, लगभग 100% में 75% अकेले उत्पादन करता है रेशम का कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। और भारत के अंदर में एक राज्य बिहार है। बिहार के अंदर में भागलपुर है और भागलपुर को रेशम नगरी के नाम से जानते हैं या सिल्क नगरी के नाम से भी जानते हैं। भारत के अंदर में सिल्क नगरी के नाम से भागलपुर को जानते हैं। और भागलपुर जो है वह अंग प्रदेश का हिस्सा है या अंग महाजनपद का हिस्सा है। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में आपको कुल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और इस 16 महाजनपद का उल्लेख आपके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों में उल्लेख मिलता है 16 गो का। और 16 गो में से आप लोग को बता दे कि बिहार के अंदर में भागलपुर जो है वह आपका अंग प्रदेश का हिस्सा है और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। कहां है? चंपा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिसका संबंध अमेरिका से। इसका संबंध कहां से? भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। यह हो गया हरित क्रांति। भारत के अंदर में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। भारत के अंदर में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत के अंदर में वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे जानते हैं? राजेंद्र सिंह। भारत के अंदर में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जानते हैं। अगर आपसे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो जावेद पेयोंग को। जावेद पेयोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत के अंदर में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? श्रीधरन को। अगर भारत में मेट्रो चल रही है तो वह श्रीधरन का बहुत बड़ा दिमाग था और श्रीधरन ने ही आपके भारत में मेट्रो का शुरुआत करवाया है। और आप लोग को पता है कि भारत में पहली बार मेट्रो जो चली थी वह कलकत्ता के अंदर में चली थी। भारत के अंदर में पहली बार मेट्रो ट्रेन कलकत्ता के अंदर में 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। पहला शहर कलकत्ता बनता है मेट्रो का, जो कि दमदम से टौलीगंज तक चली थी। दमदम से टौलीगंज। और दमदम आप लोग को पता होगा, दमदम के ही सिपाही को पहली बार पता चला था कि भाई अंग्रेज सब ने जो है कि गाय का चर्बी से जो है कि और सुअर के चर्बी से जो है कि कारतूस का निर्माण कर रहा है, जो कि हम लोगों के लिए धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, हम भारतीयों के साथ। तो वही दमदम के सिपाही, तो दमदम से लेकर टौलीगंज तक पहली बार भारत में मेट्रो ट्रेन चली।
और भारत के अंदर में दिल्ली भारत का दूसरा ऐसा शहर बना जहां की दूसरी बार मेट्रो ट्रेन चली, जो कि आपका 2002 में चली। कब चली? 2002 में। पहली बार 1984 में कलकत्ता में, दूसरी बार 2002 में आपका दिल्ली के अंदर चली। और दिल्ली के अंदर जो चली थी वो दोनों जगह का नाम याद रखिएगा, कहां से कहां तक चली थी तो याद रखिएगा हुआ 30 हजारी से शहादरा के बीच, 30 हजारी से शहादरा के बीच चली थी। और आप लोग अभी जो है कि माइंड में आया होगा मुंबई से थाने, तो भारत के अंदर में जो ये वाला ट्रेन है, सिंपल वाला ट्रेन जो है, तो भारत जो कि अभी चल रहा है, तो वो 34 किलोमीटर आपका जो चला था वो आपका मुंबई से थाने के बीच चला था। वो तो 1853 में चला था, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर में पहली ट्रेन चलती है जो कि मुंबई से थाने के बीच चलती है, और वो लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? गेहूं का। किसका किया गया? गेहूं का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा को लाता है भारत में किस फसल से? चाय से। किससे से? चाय से। ये अभी पेट्रोल बोल रहे थे, तो इनका भी माइंड का कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, और आप सबों के भी माइंड का हम कंफ्यूजन दूर करते हैं कि भारत जो है सबसे अधिक जो भारत रुपया जो खर्च करता है वो पेट्रोलियम पर। किस पर करता है? यानी कि पेट्रोलियम को भारत विदेश से लाता है बहुत अधिक मात्रा में, और सरकार का वहां पर पैसा अधिक मात्रा में खर्च होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत द्वारा सबसे अधिक जो खर्च किया जाता है पैसा विदेशी किस चीज पर? तो वो पेट्रोलियम पर। किस पर? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जानते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जानते हैं। और पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वह कौन सी क्रांति है? तो वह कृष्ण क्रांति है। कौन सी क्रांति? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और आप लोग को बता दे बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। और वर्तमान समय में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कौन सी राज्य? मध्य प्रदेश करती है। कौन करती है? लेकिन कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश कर रही थी। आंध्र प्रदेश जो है कि अब पीछे पड़ गया, अब मध्य प्रदेश सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कर रही है। ऐसे हम देखें तो भारत के अंदर में मसालों के जो है कि बगीचा के नाम से केरल को जानते हैं। किसको जानते हैं? केरल के कोच्चि को जानते हैं मसालों के बगीचा के नाम से, या मसालों की रानी के नाम से केरल को जानते हैं। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन एमपी कर रही है वर्तमान में, और उससे संबंधित क्रांति है आपका कौन सा? कौन सा? बादामी क्रांति। कौन सा क्रांति? बादामी क्रांति। आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो आपका लाता है भारत वो चाय से लाता है। किससे लाता है? क्योंकि चाय इंडिया का बहुत फेमस है। आप लोग देखते हैं दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है। भारत के अंदर में 2004-05 में जीआई टैग मिला हुआ है पहला उत्पाद जिसका नाम है आपका क्या? दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग का चाय को जीआई टैग 2004 में मिला था 1999 अधिनियम के तहत। और भारत के अंदर में दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो कि पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। तभी तो भारत चाय में सबसे अधिक पैसा ला रही है विदेशी भारत। और भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में चाय को हरा सोना के नाम से जानते हैं। हरा सोना के नाम से चाय को जानते हैं। हरा सोना के नाम से चाय को जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कपास को, तो कपास को सफेद सोना, कपास को सफेद सोना जानते हैं। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वो गुजरात करती है। कौन करती है? गुजरात करती है, क्योंकि कपास जो होता है वह काली मिट्टी पे सबसे अधिक होता है। काली मिट्टी पे सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वह कपास का होता है। और कपास को जो है कि सफेद सोना के नाम से जानते हैं। वहीं हम लगले हाथ याद कर लेते हैं जूट को। किसको याद कर लेते हैं? जूट को। जूट यानी पटसन। जूट जो है उसे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हम लोग उसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट के उत्पादन से है। और भारत के अंदर में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद अपना बिहार जो है सबसे अधिक जो है कि आपका 2 नंबर पे जूट का उत्पादन करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जूट या पटसन जो होता है वह आपका
वृक्ष के तना से हम लोग निकालते हैं। किसे निकालते हैं? तना से। लेकिन कपास जो निकालते हैं वो बीज से। कपास जो निकालते हैं बीज से, यानी कि उसको फोड़ कर निकालते हैं कपास को, जो कि हम लोग रुई बनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, रुई से याद आ गया हमको छुई मुई। रुई से याद आ गया छुई मुई। तो कल हम बताए थे पिछले सेशन में कि छुई मुई जो है हम लोग समोसा को छुए, अब बस मुंह दिए, बस साफ कर दिए, यानी कि मिमोसा। क्या याद रखना? मिमोसा। मिमोसा करके ऑप्शन में आएगा छुई मुमेसा पुडिका करके है उसका पूरा नाम, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो है वह आपका छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना जो कहा जाता है वह आपको जो है कि काला, देखिए बताते हैं, ये काला सोना होता है, काला हीरा होता है। आप लोग को बता देते हैं, काला हीरा सबसे पहले ग्रेफाइट को साइड कर दीजिए। काला हीरा के नाम से ग्रेफाइट को जानते हैं, लेकिन काला सोना के नाम से हम लोग कार्बोनेडो को जानते हैं। काला सोना के नाम से कार्बोनेडो को जानते हैं, और कार्बोनेडो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग कोयला टिक लगाइएगा। किसको टिक लगाइएगा? कोयला को। काला सोना के नाम से कोयला को जाना जाता है, और कोयला उद्योग को हम लोग जो है कि आपका जो है कि उद्योग की रोटी के नाम से जानते हैं। उद्योग की रोटी के नाम से कोयला उद्योग को जानते हैं। और वर्तमान समय में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ कर रही है। कौन कर रही है? छत्तीसगढ़ राज्य कर रही है। लेकिन कोयला का सबसे अधिक भंडार जो है वो झारखंड के पास है। किसके पास है? झारखंड के पास है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग को बता दें, अगर कोयला उद्योग में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो सबसे अधिक जो उनको बीमारी जो होता है वह ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस नाम का बीमारी जो है वह आपको कोयला उद्योग वाले व्यक्ति को होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लाल विगलन रोग यानी रेड रॉट रोग, बहुत मस्त क्वेश्चन। रेड रॉस्ट रोग जो है वह किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना को। किसको करता है? गन्ना को। अब देखते होंगे गन्ना जब आप खाते होंगे मुंह से छील के, या जब दुकान पे जाके पीते होंगे जो है कि ठेला पे, तो आप लोग देखते होंगे, बोलते होंगे कि जो है कि खराब वाला हमको नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें देखते होंगे कि कीड़ा वगैरह चल जाता है, उसको लाल लाल करके उसको खराब कर देता है, यानी वो देखने में लाल लाल लगता है, जो खराब रहता है गन्ना। तो इसका मतलब रेड रॉट यानी कि मतलब लाल करके क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कौन फसल को? तो गन्ना मारेंगे। क्या मारेंगे? गन्ना मारेंगे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है। कौन करती है? उत्तर प्रदेश करती है। लेकिन भारत के अंदर में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश करती है, लेकिन पूरे विश्व में अगर पूछे कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील करता है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका अगर पूछे कि शक्कर यानी कि पूरे विश्व में शक्कर के कटोरा के नाम से या चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं क्यूबा को। किसे जानते हैं? क्यूबा को चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं। लेकिन आपका गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वह ब्राजील करती है। और ब्राजील गन्ना के साथ साथ कॉफी भी, गन्ना के साथ साथ कॉफी, और कॉफी का उत्पादन जो है कि ब्राजील करती है। लेकिन भारत के अंदर में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक, सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक करती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस मनाते हैं। और कॉफी में कैफीन नाम का जो है कि उसमें उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि हम लोग का मन टनाटन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के अंदर में किस क्षेत्र में झूम कृषि सबसे अधिक फेमस है? झूम खेती जो है वह सबसे अधिक पहाड़ी इलाका में देखने के लिए मिलता है। कहां में देखने के लिए? पहाड़ी इलाका में देखने के लिए मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि जहां का भूमि समतल नहीं है वहां पर पहाड़ है, तो पहाड़ पे जो है कि एक खेत यहां पर ऐसे करके बनाता है, जो है कि वहां साफ उप करके, फिर इसके नीचे यहां पर बनाता है, फिर इसके नीचे बनाता है। अर्थात इसे हम लोग सीढ़ीनुमा खेती भी बोल देते हैं, जिसे हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा सबसे अधिक आपको उत्तर पूर्वी भारत में देखने के लिए मिलता है, जो कि मिजोरम, मेघालय, सिक्किम वगैरह, नागालैंड वगैरह में देखने के लिए मिलता है। उत्तर पूर्वी भारत में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपका झूम खेती सबसे अधिक नागालैंड में प्रसिद्ध है। कहां प्रसिद्ध है? लेकिन ऐसे देखे तो सबसे अधिक आपका उत्तर पूर्वी भारत में होता है। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप नागालैंड रहेगा तो उसके साथ जाइएगा। और नागालैंड में जो है कि चोंग, नागालैंड में चोंग, नागालैंड में
नागालैंड में चोंग नाम की जनजाति पाई जाती है और नागालैंड में नागा नाम की भी जनजाति पाई जाती है। और नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कि आपको इंग्लिश भाषा चलती है, अर्थात वहां का अंग्रेजी राज्य की भाषा है। लेकिन आप लोग को एक और क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। देखिएगा, नागालैंड राज्य को बनाने में इकाई डिजिट 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, और ईस्वी भी 63 में 13 आ रहा है, यानी 13वां के साथ 63 लगा देना है। 13वां के साथ क्या लगाएंगे? 63। यानी इस तरह से आप जब कंटेंट को अपने अंदर में लाइएगा, धीरे धीरे आप जब घड़ा को पूरा बूंद बूंद से भरिएगा और वही बूंद बूंद आपको एक दिन समुद्र के तरह जो है कि आपके पास आएगा रंग लाके, तो आप लोग जो है कि आराम से तैयारी कीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो है कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो भारत के अंदर में जो पश्चिमी घाट है, जो कि पश्चिमी घाट कहने का मतलब है यानी कि भारत के अंदर में जो अरब सागर है, भारत के सटा हुआ जो अरब सागर का जो एरिया है जो कि आपका पश्चिम दिशा में स्थित है, ये जितना भी अरब सागर से सटा हुआ राज्य है आपका, ये इस साइड का पश्चिमी घाट जो अरब सागर से सटा हुआ है, इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? और पश्चिमी घाट में कुल 5 राज्य आते हैं। पश्चिमी घाट में कुल 5 राज्य आते हैं और पूर्वी घाट में कुल 4 राज्य आते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से जो पूर्व दिशा में लगा हुआ है उसको पूर्वी घाट कहेंगे, और अरब सागर से जो पश्चिमी दिशा में लगा हुआ राज्य उसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में कुल 5 राज्य, पूर्वी घाट में कुल 4 राज्य, और पूर्वी घाट में जो कुल 4 राज्य आते हैं आपको हम पश्चिम बंगाल से जोड़ा देते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आ जाएगा। ये आपका बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट के अंतर्गत आया। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट का बात करते हैं, पश्चिमी घाट में सबसे पहले हम गुजरात से लेके चलते हैं। गुजरात के बाद आपका कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, अब गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल होगा। यानी इस तरह से आपका टोटल 5 राज्य है और जो है कि पश्चिमी घाट में। तो ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है वहां पर भी विभिन्न प्रकार के पर्वत वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां पर भी आपको समतल भूमि नहीं है, तो वहां पर भी झूम खेती चलती है। वहां पर भी कौन सी खेती है? झूम खेती चलती है। तो आप लोग को बता दें कि जहां जहां पर पहाड़ है वहां पर तो आदमी खेती करेगा ही करेगा, कैसे तो अपना जीवन यापन करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब अलग अलग राज्य में झूम खेती को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कम से कम उत्तर पूर्वी जो आपका भारत था वह आपका जो झूम खेती वहां कहलाता है, वह झूम खेती कहलाता है। और पूरे भारत भी झूम खेती के नाम से जानता है, लेकिन जहां का लोकल आदमी है उसको अलग नाम से जानता है। तो पश्चिमी घाट का जो आदमी है उसको किस नाम से जानता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो झूम खेती को पश्चिमी घाट के जो लोग हैं वह उसे कुमारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुमारी के नाम से। जैसे हम लोग कुमार है यानी कौशल कुमार है, अब कोई फलना कुमारी होगी, तो इसका मतलब है कि कुमारी के नाम से जो जानते हैं वह जो है कि हम जानते हैं पश्चिमी घाट में। किस घाट में? और जानते हैं एक ट्विस्ट वाला बात बता देते हैं, पश्चिमी घाट जो है ना वो एक प्रकार का जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वहां पर भी जंगल वगैरह बहुत देखने के लिए मिलता है, और वहां पर भी आपको विभिन्न प्रकार का पशु देखने के लिए मिलता है। जहां जंगल होगा वहां पशु होगा, तो इसका मतलब है कि उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार के द्वारा याद रखिएगा 2012 ईस्वी में जो बोल रहे हैं आगे एग्जाम में आएगा, तो 2012 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है कि यूनेस्को की सूची में जो है कि पश्चिमी घाट को जो है कि संरक्षण प्रदान करने का बात किया गया। यानी याद रखिएगा पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2012 में। और जानते हैं भारत सरकार ने इससे पहले पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति बनाया था, और उस समिति का नाम आपके पास हम चर्चा कर दे, इसका नाम है गॉडगिल समिति। कौन सी समिति? बहुत फेमस क्वेश्चन।
पश्चिमी घाट के संरक्षण प्रदान करने के लिए गौडगिल समिति का गठन किया गया था। अब बात कीजिएगा गौडगिल समिति तो आपका पंचायती राज में आप हमको पढ़ा दिए थे, क्या यूं था? हाँ यूं था, यूं याद रखना पड़ेगा आपको। तो पंचायती राज के साथ साथ पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गौडगिल समिति को हम लोग याद करते हैं। और आप लोग को बता दे पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और पश्चिमी घाट जो है वह एक प्रकार का जैव विविधता वाला स्थल है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में निम्न में से कौन सा स्थल जैव विविधता का उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक काजू का जो उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र। लेकिन सबसे अधिक नारियल का उत्पादन केरल। कौन करती है? केरल। क्योंकि केरल के ही अंदर में एक शहर है कासरगोड। कासरगोड में ही नारियल अनुसंधान संस्थान है। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। और सबसे अधिक नारियल का उत्पादन केरल खुद करती है। क्योंकि वहां देखिएगा जब केरल जाइएगा तो छोटा छोटा पेड़ में ही बहुत सारा नारियल जो है कि आ जाता है। और सबसे अधिक नारियल का उत्पादन जो है कि केरल तो हम याद कर रही है भारत के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सी देश करती है? तो वह इंडोनेशिया करता है। कौन करता है? इंडोनेशिया। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताए थे साइंस में कि नारियल का जो बाहर वाला आवरण होता है बहुत कठोर होता है, जो कि हम उसको जो है कि कोई औजार से उसको छील छील के जो है कि करते हैं बाहर। तो याद रखिएगा वो जो ऊपर वाला आवरण बना हुआ रहता है, आप लोग को बताए थे कोलेनकैमा, पेरेनकैमा, तो आप लोग को याद रखना है स्क्लेनकैमा। ऊपर नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है या जितने भी पादप होते हैं उसके जो फल होते हैं जिसका ऊपर वाला भाग कठोर होता है वह बना होता है स्क्लेनकैमा का। किसका बना होता है? यानी उस समय हम ट्रिक दिए थे, को से कड़ा होता है, को से कोलेनकैमा नहीं लेंगे, उसके बाद स्क्लेनकैमा लेंगे। और जो चीज मुलायम होता है उसको हम कोलेनकैमा में हटा देंगे। किसमें हटा देंगे? कोलेनकैमा में। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड किस फसल के अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो वह आपका मक्का का है। किसका है? मक्का। और मक्का जो है उससे हम लोग बायोडीजल भी निकाल लेते हैं। मक्का से बायोडीजल निकालते हैं। ऐसे बायोडीजल निकालने के लिए हम लोग का सबसे उपयुक्त पौधा है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो उससे हम लोग बायोडीजल निकालते हैं। लेकिन हम लोग अगर मक्का रहेगा ऑप्शन में तो मक्का से भी बायोडीजल हम लोग निकाल सकते हैं। और बहुत छात्र को बायोडीजल समझ में ही नहीं आया होगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा। आप लोग को आगे हम साइंस का जब लेंगे जो है कि आपका कल अगले सेशन में, तो आप लोग को हम बायोडीजल जो है कि आराम से बता देंगे, या फिर आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। आप लोग अपने आप पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि एग्जाम आपको खुद देना है, इसीलिए अपने आप में भी आपको रिस्पॉन्सिबल कुछ रहना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड मक्का। किससे हो गया? मक्का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वाणिज्यिक स्तर पर यानी कॉमर्शियल स्तर पर यानी कि खरीद बिक्री के स्तर पर सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर कौन करती है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? जल्दी बताइए। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में है मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बहुत मस्त क्वेश्चन। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चमत्कार। कुफरी चमत्कार जो बोल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आपको सेट में भी मिलेगा, आगे एग्जाम में भी मिलेगा। कुफरी चमत्कार नहीं कहते हैं कि अरे इस बार आलू हम लगाए हैं लेकिन जो है ना इस बार फसल अच्छा नहीं लगा, मतलब आलू जो है इस बार पल्ला मार दिया है, यानी सब फसल ही गल गया है, अच्छा नहीं हुआ, यानी इस बार हम चमत्कार नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? चमत्कार। एक एक वो आदमी इतना बढ़िया से आलू खेत में लगाता है कि उसका आलू एकदम एक एक किलो का एक हो जाता है। तो इसका मतलब एक एक किलो नहीं होता है, ज्यादा बोल दिया, आधा किलो का होता है। तो इसका मतलब है कि याद रखिएगा चमत्कार जहां माइंड में आया तो समझना है आलू। क्या समझना है? आलू। और आलू गोल होता है। आलू कैसा होता है? गोल होता है, यानी गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू। और आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले आपके जो है कंगना रनौत जो है वह आपका विवादित बयान देके चैनल पर से वो जो है कि गोल हो गई। क्या हो गई? गोल। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसीलिए आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। और आप लोग को पता है कि अंग्रेज का जो ग्रीष्मकालीन
राजधानी हुआ करता था शिमला हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? शिमला हुआ करता था। और जो है कि आप लोग शादी ब्याह करने के बाद शिमला कुल्लू मनाली भी घूम सकते हैं, लेकिन एक जॉब ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ललित ललित कला अकादमी नहीं, ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद का। ललित किस फसल का उन्नत किस्म है? अमरूद का। और अमरूद जो है कि वैसे व्यक्ति को खाना चाहिए जिसका बीपी हाई है, बीपी हाई है, या फिर जिसको लोहा कैल्शियम वगैरह का कमी है, तो वो अमरूद का सेवन कर सकते हैं या सेब का सेवन कर सकते हैं। आप लोग का जो है कि आराम से शरीर मेंटेन हो जाएगा। और अमरूद को जो है, अमरूद को आप लोग को जुगाड़ देते हैं। अमरूद को बहुत जगह लताम बोला जाता है, बोला जाता है बंगाल का, मतलब बंगाल उस पार, हाँ, मतलब उस पार का, दियारा का उस पार का क्षेत्र, या हर एक जगह आपको ऐसे लताम भी बोला जाता है संस्कृत में भी अमरूद को। तो याद रखिएगा कि लताम जो बोलते हैं वो अमरूद को बोलते हैं, और लताम से हम ललित बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ललित बना लेंगे। यानी याद रखिएगा कि लताम, जैसे जैसे आपको कल हम क्वेश्चन पूछेंगे ललित, तो ललित का मतलब समझना, अच्छा ललित यानी लताम, लताम यानी अमरूद, लताम यानी अमरूद। और आप लोग को एक क्वेश्चन बता देते हैं, अभी जो बता रहे थे ललित कला अकादमी, तो ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ है। ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ है। उसके साथ साथ साहित्य अकादमी का स्थापना भी 1954 में हुआ है। और संगीत नाटक और भारत रत्न का शुरुआत भी 1954 में हुआ है। और याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी 53 में, संगीत नाटक अकादमी 53 में। और इसका मिस वर्ल्ड का शुरुआत 1951 में, मिस वर्ल्ड 51 में, मिस यूनिवर्स 52 में। पहले वर्ल्ड लेंगे फिर यूनिवर्स लेंगे। मिस वर्ल्ड 1951 में, मिस यूनिवर्स 1952 में। और भारत के अंदर में मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया थी। और सबसे लेटेस्ट में जो भारत आपका मिस वर्ल्ड बनी है भारत की तरफ से, वो आपका बनी है कौन? तो मानुषी छिल्लर। कौन बनी है? मानुषी छिल्लर, जो कि हरियाणा की थी। वो जो है कि आपका भारत के अंदर में 2017 के अंदर जो है कि मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतती है। और भारत के अंदर में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी थी सुष्मिता सेन। कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि थोड़ा सा और 2-4 मिनट। उत्तराखंड में पाए जाने वाला अनाज, उत्तराखंड के लोकल स्तर पर पाए जाने वाला एक अनाज मंडुआ, जिसको वहां के भाषा में कोदो कहा जाता है, कोदो। तो मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। किसको किया जाता है? जापान को। याद रखिएगा उत्तराखंड का एक फसल बहुत फेमस है मंडुआ। मंडुआ का उत्पादन करके उत्तराखंड किस देश को भेज रहा है? जापान को। जापान को भेज रहा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अदरक का खाए जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद। अदरक के खाए जाने वाले भाग को प्रकंद कहते हैं। और याद रखिएगा कि आलू जो उदाहरण है वह कंद का, आलू उदाहरण है कंद का। लेकिन आलू जो रूपांतरित रूप है या फिर उसका जो ट्रांसफर हुआ है वह तना से। किससे हुआ है? तना से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और याद रखिएगा कि जो प्याज होता है वह सल्ककंद का उदाहरण है। प्याज जो होता है वह सल्ककंद का उदाहरण है। और बंडा केसर धनकंद का, बंडा केसर। और केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर, केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर में करेवा मिट्टी बहुत फेमस है केसर के उत्पादन करने के लिए। याद रखिएगा। हाँ, हल्दी भी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में? बैरकपुर। जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। और आप लोग को याद होगा 1857 के विद्रोह से संबंधित बैरकपुर शहर बहुत फेमस था। 1857 के संदर्भ में बैरकपुर से संबंध रखते थे मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध 34 इन्फेंट्री। इस बार दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 34वीं इन्फेंट्री से संबंध रखता है मंगल पांडे, और जो कि बैरकपुर से है। और याद रखिएगा कि मंगल पांडे ही एक ऐसे आपके क्रांतिकारी नेता हुए हैं भारत के अंदर, जो कि आंदोलन शुरू होने से पहले या विद्रोह शुरू होने से पहले ही वो जो है कि देश के लिए शहीद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में राष्ट्रीय डेयरी निगम या फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में? आनंद बोर्ड। यानी आपको बताए थे कि वर्तमान में बिहार बोर्ड का अध्यक्ष है आपका आनंद किशोर है पूरा नाम उनका। तो आनंद, अगर बोर्ड लगा हुआ आएगा तो आनंद मारेंगे, अगर अनुसंधान तो फिर करनाल, अनुसंधान
अनुसंधान बोलेंगे तो करनाल। करनाल हरियाणा, क्योंकि वहां पर कल्पना चावला अनुसंधान करने गई थी। आपका जो है कि वह जो है कि डेट कब कर गई थी? 1-2-3 को, 1-2-3 को, यानी 1 फरवरी 2003 को। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के अंदर में किस जगह पर, भारत के अंदर में किस जगह पर आपका जो है कि झूम करने की कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर में झूम कृषि को, जो कि पहाड़ी इलाकों में होता है, किस जगह पर झूम कृषि को कुम्हारी के नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यह आपको सच्चे दिल से बताते हैं कि जितना आपको कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप इसे अपने आत्मज्ञान में, अपने अंदर, अपने आत्मा को यह जागृत कर देते हैं कि हमें कुछ करना है, तो आपके लिए वीडियो काफी है, आपके लिए वीडियो काफी है। अगर आप रेगुलर रूप से देखते हैं तो आपके लिए काफी है। ऐसे आपको ग्रुप डिस्कशन तो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपके पास यह क्षमता है, आपके पास भगवान ने, सरस्वती मां ने आपको इतना विवेक बुद्धि दे चुका है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें कितना टैलेंट है और किससे कितना क्वेश्चन टच हो रहा है और किसका बात मेरे माइंड में कितना सक्सेस हो रहा है। बस आपसे हम यही जो है कि विनती करते हैं, या फिर आपसे जो है कि निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को जो है कि आप लोग जो है कि हमारे दोस्त होने के नाते, हमारे छोटे भाई होने के नाते, आप जो है कि इस चैनल को थोड़ा सा आप जो है कि अपने में जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए, हम एक रेलवे में सिलेक्टेड है, आपको भी सिलेक्टेड करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके लिए हम काफी हैं। तो चलिए आज से मुझे समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।